स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 के थ्योरेटिकल टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मगर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता दूं, जो आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। और ये वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बोर्ड के पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि चैप्टर को हर चीज़ को थॉरोली पढ़ें, मगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जाए उसको ज़्यादा अच्छी तरह कर लें, उसको ज़्यादा साउंडली रिवाइज़ कर लें। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इस चैप्टर में जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्टार्ट में देखें तो हमारे पास प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट हार्मोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्लांट हार्मोन जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं वो 5 हैं। सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो 2 ही हैं, ऑक्सिन एंड जिबरलिंस। तो डियर स्टूडेंट, वैसे कोई और भी प्लांट हार्मोन पूछा जा सकता है, बट कम से कम ये वाले 2 जो हैं वो आप इसमें से ज़रूर अच्छी तरह कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट वो है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स एंड देयर टाइप्स का। और इसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में लिखेंगे, उसमें डायग्राम्स हैं, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स वगैरह ये सारे। तो न्यूरॉन्स का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का। अब नर्व इम्पल्स में डियर स्टूडेंट 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देख लेना है, जो चीज़ आपसे पूछी जाए आपने उसी को एक्सप्लेन करना है। लाइक क्वेश्चन आता है डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आपको सिर्फ नर्व इम्पल्स को डिफ़ाइन करके, जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन करके उन फैक्टर्स को लिखना है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, जिसमें सोडियम पोटाशियम पंप और ऑर्गेनिक नेगेटिवली ऑर्गेनिक मटेरियल्स और लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन वगैरह। और अगर ये कहा जाता है कि डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन हाउ नर्व इम्पल्स इज़ इनिशिएटेड या एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो फिर आपने रेस्टिंग वाला पार्ट नहीं लिखना, फिर आपने इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रेशोल्ड से स्टार्ट करना है। उसमें सोडियम गेट, पोटाशियम गेट, और वो जो ग्राफ आएगा जिसमें पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, एएमपी, रीपोलराइजेशन का जिक्र है, वो वाला हिस्सा आप इसमें लिखेंगे। तो इसको हमने लिख इसी में दिया, मगर 2 अलग टॉपिक्स हैं इसमें, जो आए आपने वो वाला इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है साइनैप्स का। साइनैप्स का स्ट्रक्चर है, अब इसमें भी डायग्राम है, उसको आप अच्छी तरह लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स, उनके सब पार्ट्स, उनके फंक्शंस, उनकी डायग्राम, ये सारा अच्छी तरह इसमें से आपने करना है। इसके बाद फिर लॉन्ग 6 नंबर पर जो सवाल बनता है वो बनता है पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब इसमें आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से शुरू करोगे, नर्व्स, गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारी चीज़ें पीएनएस में आएंगी। 7वें नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं मगर फिर भी उसको आपको कर लेना चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट हाफ जो है ना वो यहाँ पूरा होता है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन यही बनते हैं, प्लांट हार्मोन्स, उसमें ख़ास तौर पर ऑक्सिन, जिबरलिन, न्यूरॉन, उनकी टाइप्स,
नर्व इम्पल्स में दो अलहदा चीज़ें हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और मतलब जिसमें आंसर होगा, और इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स में और चीज़ें हैं। साइनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन ब्रेन का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो चैप्टर का सेकेंड हाफ है इसकी तरफ आते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स पहले नंबर पर जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, ख़ास तौर पर इसके इंटीरियर लोब के हार्मोन्स जो हैं वो उनके पूछे जाने का ज़्यादा चांस है। वैसे आप सारे ही करें, और स्पेसिफिकली मैं लिख देता हूँ एंटीरियर लोब। वैसे सारे भी पूछे जाएं तो आपको फिर भी आंसर सारे लिखने ही पड़ेंगे, आप बेशक थोड़ा मुख्तसर कर दें मगर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और थायरॉक्सिन के वो 3 डिसऑर्डर हैं, ग्रेविस डिजीज़ और सीरिटिनिज्म, मिक्सोइडीमा जिसको गोइटर भी कहते हैं, कैल्सिटोनिन भी साथ ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को आइलेट्स ऑफ लैंगर हांस भी कहा जाता है, तो इस नाम से भी ये आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इसके बाद तीसरा है एड्रीनल ग्लैंड। डियर स्टूडेंट इनमें से ये वाले जो 3 टॉपिक्स लिखे हैं अभी हमने, थायराइड, पेंक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, इनके एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर अगले पार्ट की तरफ हम मूव करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें फीडबैक मैकेनिज़्म, और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लास्ट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग। 2 टॉपिक मैंने डेलिबरेटली नहीं लिखे इसमें क्योंकि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आने के होते हैं, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन और डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग बिहेवियर। तो आप अपने तौर पर कोशिश करके उनको प्रिपेयर कर लें, मगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे चैप्टर नंबर 17 के सेकंड हाफ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, फीडबैक मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं सीक्वेंस से। आप लोग अपनी बुक्स निकाल कर एक्सरसाइज अपने सामने रखें ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको पता है ये आती तो नहीं है हमारे पेपर के अंदर, मगर इनको MCQ बना के पूछा जा सकता है तो हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली ब्लैंक है, अपनी बुक्स आप सामने रखें ताकि आपको आइडिया होता जाए। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन डैश मेम्ब्रेन एट साइनैप्स। तो डियर स्टूडेंट न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो इस ब्लैंक का आंसर होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पहली ब्लैंक में आएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सेस ऑफ डैश हार्मोन इज सिक्रीटेड इन एडिसन्स डिजीज़। तो एडिसन्स डिजीज़ में डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है, वो इस वजह से कि MSH हार्मोन जो है जिसका फुल नेम है
मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट, एडिसन्स डिजीज़ जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के कम होने से भी होती है, मगर वो कम होने से होती है। यहाँ पे कहा गया एक्सेस, तो एक्सेस जिस हार्मोन की एडिसन्स डिजीज़ में होती है वो MSH है, जिसका फुल नेम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 3 ब्लैंक पर आ जाएं। ओपरेंट लर्निंग हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एंड स्टडीड बाय, तो इसमें ये 2 पर्सनस हैं जिनके नाम हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, थॉर्नडिक एंड BF स्किनर। थॉर्नडिक एंड BF स्किनर। Operant conditioning was studied by Thorndike and BF Skinner. Dear student, 4th blank पर आ जाएं, 4th क्वेश्चन पे। डैश आर प्लांट हॉर्मोन्स विच डिले द लाइफ ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स, तो वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो लीफी क्रॉप्स जो होती हैं उनके लीव्स को फ्रेश रखता है? तो इसका आंसर 4th का आंसर होगा डियर स्टूडेंट साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस ये लीफी क्रॉप्स को फ्रेश रखने में यूज़ होता है। 5वें पर आ जाएं। ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव डैश एंड डैश पम्प, तो 5वें में जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स हैं उसमें जो एक्टिव पम्प्स हैं वो होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम पम्प। तो डियर स्टूडेंट, एक बार हम फिर सारे आंसर्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1 में लिखा जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, 2 में लिखा जाएगा मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 3 में लिखा जाएगा थॉर्नडिक एंड BF स्किनर, 4th में लिखा जाएगा साइटोकाइनेंस और 5th में लिखा जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम पम्प। इसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज़ अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी उसको ठीक भी करेंगे इसमें ताकि हमें उसकी रीज़न पता चल जाए। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जी डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें इम्पल्सिस ट्रेवल मच मोर रैपिडली अलोंग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्सिस की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दूसरा फैक्टर भी याद रख लें, वो है थिकनेस ऑफ न्यूरॉन। जितना न्यूरॉन का फाइबर ज़्यादा थिक होगा उतनी स्पीड ऑफ इम्पल्स ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी कम। ऑल ग्लियल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ ग्लियल सेल्स, ये ग्लियल टिश्यूज़ से मुराद यहाँ पर है न्यूरोग्लियल टिश्यूज़, तो इसमें जाहिर है ग्लियल सेल्स ही होते हैं, न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। न्यूरोग्लियल सेल्स की एग्जांपल के तौर पर आप शवान सेल्स याद रख सकते हैं। तीसरी ट्रू फॉल्स में है सॉल्टेटरी कंडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय दोज नर्व फाइबर्स विच हैव नोड्स ऑफ रेनवियर। बिल्कुल, जो माइलिन शीट कंटिन्यूस नहीं होती, इसमें गैप्स होते हैं और उन गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर, जिसमें एक्शन पोटेंशियल नोड टू नोड जंप करके जाए, इसको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। माइलिनेटेड फाइबर्स भी होते हैं जाहिर है। 4th नंबर पर आए जी, द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन इज़ पार्टिकुलरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। माइलिन शीथ कंडक्टर नहीं होती, माइलिन शीथ होती है इंसुलेटर, और उसकी वजह ये होती है कि ये होती है बनी हुई लाइपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से ये बनी होती है, जिसके अंदर लिपिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और प्रोटीन का कम होता है। और लिपिड्स आपको पता है वो इम्पल्सिस के लिए इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ मेंटेन्ड लार्जली बाय सोडियम पंप। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ सोडियम पंप नहीं होता यहाँ पे, सोडियम एंड पोटाशियम पंप होता है। तो आप इसको सोडियम एंड पोटाशियम पंप लिखकर ठीक कर लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हार्मोन्स सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी एक बायोकेमिकल रिएक्शन हार्मोन्स की वजह से स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, इनिशिएट नहीं हो सकता। तो इनिशिएट नहीं करवाना इनका काम है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 6 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे ट्रू फॉल्स के हवाले से, जिसमें से हम इनके आंसर एक बार फिर देख लेते हैं। पहली 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, पहला ट्रू, दूसरा, तीसरा ट्रू हैं। उसके बाद लास्ट 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये फॉल्स हैं, और इनको किस तरह ठीक किया जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है अबाउट MCQs। इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, साथ साथ आंसर भी लिखेंगे इसके। पहला है जी, द न्यूरॉन्स नेट ऑफ हाइड्रा लैक्स। ए ऑप्शन है न्यूरॉन्स, कनेक्शंस, डेंड्रॉइड्स, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रा में डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में कोई डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नहीं होती। न्यूरॉन्स तो पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस भी पाए जाते हैं, और तो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इसमें नहीं होती। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, अ नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, कंसंट्रेशन ऑफ डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन्स, bundle of axons and or dendroids of neuron, bundle of axons or dendroids bounded by connective tissue। तो बिल्कुल नर्व की यही डेफिनेशन है, डी ऑप्शन, बंडल ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि मोस्टली ये माइलिन शीथ वगैरह इंसुलेशन होते हैं। अच्छा, अब इसमें बाकी फिर नर्व की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व। ये स्ट्रक्चर की बेस पे, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व ओरिजिन की बेस पे। तीसरा देखें, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। तो आंसर तो यही होगा, बाकी ऑप्शंस में भी यही नाम लिखे हुए हैं। तो थायराइड ग्लैंड तीनों चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, ए ऑप्शन आंसर होगा। T3 थायरॉक्सिन को कहते हैं, T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। नंबर नेक्स्ट न्यू है हमारे पास 4। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है नंबर, नॉट पेयर्स, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के। तो क्रेनियल नर्व्स के तो 12 पेयर्स होते हैं, टोटल 24 बनेगी, और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, टोटल 62 बनेगी। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, 4th क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज़ 24 एंड 62। 5वां MCQ है, द वन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द अदर्स, सिरिटिनिज्म, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, मिक्सोएडिमा, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो 5वें का डियर स्टूडेंट आंसर होगा डी ऑप्शन, डायबिटीज़ मेलाइटस, और वजह उसकी हम देख लेते हैं। इसकी वजह यह है कि सिरिटिनिज्म कहते हैं कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन को। पैदाइशी तौर पर अगर किसी बच्चे में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं सिरिटिनिज्म। तो ये थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है। एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, गोइटर तो एनलार्जमेंट ऑफ नेक को बोलते हैं, बहरहाल इसमें एक्सोफ्थेल्मिक जो गोइटर है, इसमें एक्सोफ्थेल्मस का मतलब होता है पॉइंटेड आई बॉल्स, जो कि एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से हो सकता है।
मिक्सोएडिमा भी ये गोइटर में ही होता है, जिसकी वजह से हाथ पांव फूल जाते हैं। पफिनेस ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ पांव में सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं। और ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में आपने पढ़ा था, उसकी वजह से होता है एडिमा, एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स इन द टिश्यूज़। इस तरह आप हाथ को पाँव को दबाएं तो उसमें गड़ा बन जाता है, थोड़ी देर में वो सबसाइड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है। और डायबिटीज़ मेलाइटस ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ये पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस बाकी तीनों से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम है। एक बार इसकी आंसर्स की चेक कर लें आप। MCQ नंबर 1 का आंसर है डी ऑप्शन, 2 का आंसर भी है डी ऑप्शन डेल्टा, 3 का आंसर है ए ऑप्शन अल्फ़ा, 4 का आंसर है बी ऑप्शन बीटा, 5 का आंसर है डी ऑप्शन डेल्टा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर्स हम इनके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस तो लिखे हुए हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, वैसे आप लोगों ने इसमें जो हमारे नोट्स में MCQ दिए हुए हैं उनको भी एक बार अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये तो बहुत कम है, सिर्फ 5 हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये वाला चैप्टर एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एंट्री टेस्ट में इसके दोनों पोर्शन शामिल हैं, हार्मोन वाला पोर्शन भी शामिल है और इसका जो नर्वस सिस्टम वाला पोर्शन है, जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन्स, इम्पल्स के टॉपिक्स हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो इस हवाले से आप यूनिक नोट्स के सारे एक एक MCQ इसका सॉल्व करें। जो नहीं हो आपसे उनको की से टैली करें, या फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ लें। तो और शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ से करें। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 पर है डिफाइन सिरकेडियन रिदम्स। डियर स्टूडेंट्स, जो सिरकेडियन रिदम्स होते हैं, सिर का मतलब होता है अबाउट और डियंस का मतलब होता है डे। तो दोज रिदम्स विच अपीयर अबाउट अ डे, जो एक दिन के इंटरवल पर अपीयर होते हैं, जो 24 घंटे के इंटरवल पर अपीयर होते हैं, 24 आवर्स के इंटरवल पर रिपीट होते हैं, इनको कहा जाता है सिरकेडियन रिदम। और इसमें जैसे कि स्लीप वेक साइकिल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, इस तरह के जो रिदम्स हैं जो अबाउट डे अपीयर होते हैं, इनको कहते हैं सिरकेडियन रिदम। यहाँ पर एक बात थोड़ी सी याद रख लें, मोस्टली सिरकेडियन रिदम ही डायूरेनल होते हैं, मगर ऑल सिरकेडियन रिदम्स आर डायूरेनल ये होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई पर्सन अगर नाइट शिफ्ट्स में काम करता है तो वो दिन में सोता है, रात को जागता है, या उसकी जो सोने जागने की रूटीन है वो डे नाइट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बहरहाल 24 घंटे का वो कुछ हिस्सा किसी वक्त भी सोता है, किसी वक्त भी जागता है, तो उसके रिदम को आप सिरकेडियन रिदम कहेंगे, डायूरेनल नहीं कहेंगे। यानी जितने भी डायूरेनल रिदम्स हैं जिसमें एक रिस्पांस दिन में होता है, एक रिस्पांस रात में होता है, वो तो सारे सिरकेडियन हैं, मगर सारे सिरकेडियन रिदम डायूरेनल नहीं होते। तो बार बुक में हमारी जनरली बताया गया है कि ऑल सिरकेडियन रिदम्स आर डायूरेनल रिदम्स, भी आप इनको कह सकते हैं। तो हम उस बात को लिख लेते हैं, डायूरेनल रिदम भी इनको कहा जा सकता है। और एग्जांपल्स आपको जैसे बताएं, स्लीप वेक साइकिल और ये वो, आप इसकी एग्जांपल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CNS एंड PNS? एक तो इनकी फुल फॉर्म आप लिखें कि CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो CNS में न्यूरॉन्स शामिल हैं, PNS, peripheral nervous system. CNS consists of two things, that is brain and spinal cord. PNS include nerves plus ganglia. अच्छा, अब वो न्यूरॉन्स जो CNS को बनाते हैं, उन न्यूरॉन्स को कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, या रिले और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं।
और जो न्यूरॉन्स पीएनएस को बनाते हैं उनको कहा जाता है सेंसरी और दूसरे को कहा जाएगा मोटर न्यूरॉन्स। बाकी फिर इनकी टाइप्स हैं, बेसिक डिफरेंस यही है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइन टू मेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ मोस्टली इंटरन्यूरॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया विच आर मेड अप ऑफ सेंसरी, मोटर और बोथ न्यूरॉन्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया गया है वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट पैराथायरॉयड जो है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होता है इसको कहते हैं पीटीएच और इसका फंक्शन क्या है, इट कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और बाकी इसकी ओवर एक्टिविटी अंडर एक्टिविटी से प्रॉब्लम्स होंगे। जाहिर है अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो और प्रॉब्लम होंगे, अंडर होगा तो और। इसकी ओवर एक्टिविटी से किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बोन्स वीक होती हैं, रिकेट्स। और इसकी अंडर एक्टिविटी से टेटनी, मस्कुलर टेटनी हो सकती है। तो यही चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है वो है टर्म हार्मोन। द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज हार्मोन्स एंड दीज सिक्रीशंस आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट सेल्स वाया ब्लड। व्हाट इज़ द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की कमर्शियल एप्लीकेशन में 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। 5 टाइप्स हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। Write a note on Alzheimer's disease. Alzheimer's disease was discovered by Alois Alzheimer. It is mainly characterized by dementia, that is the loss of memory, and high level of aluminium may contribute in Alzheimer's disease and it usually occurs due to the advancing age. इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग बिहेवियर की टाइप्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, इम्पल्स है और इसमें लेबल्ड डायग्राम यानी ग्राफ से कहा गया इसको बताएंगे। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया जो हमने पहले नहीं उसमें पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया बेटर डेवलप देन दी हाइड्रा। तो ये फिर इसमें आप एक टॉपिक ऐड कर लें एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम का, जिसमें हाइड्रा और प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम को कंपेयर किया गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज इस चैप्टर नंबर 17 की कंप्लीट हो गई हमारी। अब आप देखते हैं कि हमारा चैप्टर भी थ्योरेटिकली हमने हर लिहाज से पढ़ लिया है और हमने इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।